नतीजे के बाद अजीत पवार ये कहीं ना कहीं किंग मेकर होंगे। लड़ाई कांटे की है। अब ये ऐसा है कि महाराष्ट्र में कौन सा कांग्रेसी कब भाजपाई बन जाएगा। अजीत पवार जी की मर्जी बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगी। चंद्रबाबू के रूप में भी अजीत पवार की जरूरत तो है महाराष्ट्र को। तो आपकी लड़ाई महाविकास आघाड़ी के खिलाफ है या अबू आजमी के खिलाफ है? थक गए ढूंढते ढूंढते कि कोई मामला तो भ्रष्टाचार का है नहीं। ये तो मंत्री बनने के बाद जब कुछ नहीं मिल पाया तो दाऊद वाला चिपका दिया मेरे खिलाफ। देवेंद्र फडणवीस या फिर शिंदे की ओर से क्या किसी ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की? कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त है, हमारा दौर आएगा। साल था 2021, महीना था अक्टूबर और तारीख थी 3। उस दिन सब जगह पर यह खबर आई थी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स लेने का आरोप लगाया गया था। शायद देश की सबसे बड़ी खबर थी। लेकिन इस खबर से भी बड़ी खबर तब बनी तब एनसीपी के विधायक और उस समय महाविकास आघाड़ी में मंत्री रहे नवाब मलिक का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने एक एक कर कहीं ना कहीं एनसीबी के अधिकारियों की उस पूरे कार्रवाई की धज्जियां उड़ाई। तमाम ना केवल आरोप लगाए बल्कि वो सारे आरोपों को सिद्ध भी किया। आज हमारे साथ नवाब मलिक जी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक फायर ब्रांड नेता हैं, एनसीपी से आते हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। कहीं ना कहीं तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप इनके ऊपर लगते रहे हैं। 20 महीने तक ये जेल में भी रहे थे और अब एनसीपी से एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और जैसे कि मैंने शुरुआत में इसलिए भी आपको फायर ब्रांड नेता कहा क्योंकि एक ऐसे समय में जब शायद कोई भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महाराष्ट्र में नहीं बोलता था, हम हर सुबह आपसे बात करते थे और आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते थे। अब आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। यहीं से मैं इस पूरे मुद्दे की शुरुआत करता हूं। इस बार नवाब मलिक जब चुनाव लड़ रहे हैं तब वो एनसीपी से चुनाव लड़ रहे हैं या जो गठबंधन है महायुति उससे चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि आप एक ऐसे नेता रहे हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ बोलते आए हैं। देखिए, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहा हूँ, अजीत पवार जी के साथ हूँ। और लोग ये पूछेंगे कि आप क्यों हैं उनके साथ, तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं जिस पार्टी में था उसी पार्टी में हूँ। लेकिन अजीत पवार जी मेरे संकट में मेरे साथ रहे। लोगों को लगेगा कि भाई सरकार बन गई, अपने मामला रफा दफा करने के लिए अन्य नेताओं की तरह ये भी उनके साथ चले गए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जब मेरी गिरफ्तारी हुई और जब संकट मेरे परिवार पे था तो जिस तरह से दादा ने हमारा साथ दिया, दादा हर चीज़ों को लेके हमारी बच्चियों के साथ खड़े रहे और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जो मैं सार्वजनिक रूप से बोल नहीं सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संकट में आपके साथ रहता है तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप उसके साथ रहें। मेरा इनर कॉन्शियस ये नहीं बोल रहा था कि मैं उन्हें छोड़ दूँ। मेरे परिवार के लोग बोल रहे थे कि राजनीति में हार जीत उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर कोई ताकत से आपके साथ खड़ा रहा है तो हम उनके साथ रहेंगे। हमने सामूहिक रूप से परिवार के लोगों ने बैठकर निर्णय लिया और दादा के साथ है। जहाँ तक दादा का सवाल है, दादा ये स्पष्ट रूप से बोलने वाले, काम करने वाले नेता हैं। वैचारिक रूप से कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। वो जो धर्मनिरपेक्षता वाली सोच है उसमें बदलाव नहीं है। साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा के साथ वे हैं। ये बात सच है कि बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई और बीजेपी की सरकार में शामिल रहे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जिस तरह से राजनीति महाराष्ट्र की है, नतीजे के बाद अजीत पवार ये कहीं ना कहीं किंग मेकर होंगे। लड़ाई कांटे की है और आने वाली जो भी सरकार बनेगी बिना अजीत पवार की मर्जी की कोई सरकार नहीं बन पाएगी। आने वाली जो भी सरकार तो या तो महायुति की सरकार बन सकती है जहां पर वो गठबंधन में, या महाविकास आघाड़ी की सरकार बन सकती है। तो आप कह रहे हैं कि अजीत पवार किंग मेकर दोनों तरफ हो सकते हैं। 2019 में क्या हुआ था? अभी ऐसा है कि महाराष्ट्र में कौन सा कांग्रेसी कब भाजपाई बन जाएगा और कौन सा भाजपाई कब राष्ट्रवादी कांग्रेस में आ जाएगा, कौन सा भाजपाई किस पार्टी में चला जाएगा, पूरी तरह से राजनीति जिस तरह की है आप देख रहे हैं। लेकिन जो नतीजे दिख रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है और अजीत पवार जी की मर्जी बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगी, ये हमें पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन सर यहाँ पर ये सवाल जो आपने कहा उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब तो वो हैं
महायुति के गठबंधन में है। लेकिन क्या सर एक बार फिर से चुनाव का नतीजे आने के बाद चीज़ें बदल सकती हैं? क्योंकि बीच में भी ये चल रहा था कि अजित पवार और महायुति के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमने आरएसएस का जो उनका ऑब्जर्वर जो मैगजीन है उसमें लिखा हुआ था कि लोकसभा में अजित पवार की वजह से नुकसान हुआ। ऐसे तमाम चीज़ें लगातार हुई हैं। क्या अजित पवार इस बात को याद रख रहे हैं? क्या आप इस बात को याद रख रहे हैं और चुनाव के बाद हमें ये सारी चीज़ों पर बदलाव नज़र आएगा? देखिए 23 तारीख को नतीजे आने दीजिए, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। चंद्रबाबू के रूप में भी अजित पवार की ज़रूरत तो है महाराष्ट्र को। कहीं ना कहीं जिस तरह की सरकारें चल रही हैं उनको अंकुश लगाने वाले लोगों की भी ज़रूरत है। हमें लगता है जनता उसी तरह से अजित पवार जी को देख रही है। कम से कम कुछ ना हो पाए तो चंद्रबाबू तो एक पैदा करें, ये भी सोच रहे हैं लोग। यानी धर्मनिरपेक्ष या फिर एक जो सेक्युलर पॉलिटिक्स की तरफ आपका इशारा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पर जिस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ से आप लगातार चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पर ना लड़ते हुए आपने एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनी है जहाँ से अबू आज़मी 3 बार जीत कर आए हुए हैं। क्यों वहाँ पर गए? नंबर 1। दूसरी बात, जब नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था, आखिरी मिनट तक ये पता नहीं था कि नवाब मलिक एज एन इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या फिर एनसीपी के पार्टी के इस पर लड़ने वाले हैं। ये भी फॉर्म आखिरी मिनट पर आता है, आप लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। आपको एक्सपेक्टेड था ये कि आपका विरोध किया जाएगा? आपकी क्या बात हुई थी अजित पवार के साथ? क्योंकि अब भी न केवल आपके खिलाफ उन्होंने एक प्रत्याशी दिया है, बल्कि आपके खिलाफ आपके लिए प्रचार नहीं करने की भी बात वो कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जब चुनाव घोषित भी नहीं हुए थे, 4 महीना पहले, 5 महीना पहले जनता लगातार मेरे घर आ रही थी शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा की, और लोग ये चाह रहे थे कि मैं चुनाव शिवाजी नगर से लड़ूं। वहाँ पे बहुत ही समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ड्रग की है, गुंडागर्दी है, पूरी तरह से लोग भय के वातावरण में रहते हैं। तो लोग ये कह रहे थे कि लगातार जिस तरह से चुनाव होते रहे, वहाँ जो भी उम्मीदवार रहता है दबाव में या तो पीछे हट जाता है या आधे चुनाव से गायब हो जाता है। तो हम परिवर्तन चाहते हैं, आप लड़िए, और यहाँ पे परिवर्तन चाहते हैं, नशा ख़त्म करना चाहते हैं, गुंडागर्दी ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैंने अजीत दादा से बात किया कि इस तरह से चीज़ें हैं, आप अगर कहो तो हम लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे दोनों। मैं तो मेरी बेटी का फैसला ले चुका हूँ, क्योंकि मेरी गैर हाजिरी में सारी चीज़ें उसने देखी। जब मैं जेल से छूट कर आया, अस्पताल से बीमारी से उठने के बाद जब दफ्तर में बैठता था तो भीड़ जब दफ्तर में रहती थी तो बेटी थोड़ा देर से आती थी तो मैं बोलता था कि भाई बुलाइए, लोग मिलने के लिए बाहर बैठे हैं। तो एक ही जवाब मिलता था कि आपसे नहीं, मैडम से मिलने के लिए बैठे हैं। तभी मैंने फैसला किया था कि लड़की लड़ेगी। लेकिन जब से शिवाजी नगर के लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया कि आप चुनाव लड़ें, तो हमने फैसला किया कि सना वहाँ लड़ेगी और मैं शिवाजी नगर लड़ूंगा। दादा को हमने ये बात बताई कि अब आप चाहते हैं तो हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, आप पे कोई दबाव नहीं कि आप हमें टिकट दो। उन्होंने बोला नहीं, आप दोनों लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ही लड़ना है। ये पहले मुझे 4 महीने पहले उन्होंने कहा था। और बोले शिवाजी नगर तो 90,000 का डेफिसिट है, तो ये तो सीट 1 मिनट में वो छोड़ देंगे। तो उन्होंने छोड़ा भी। जब मेरा नाम आगे आने लगा तब विरोध शुरू हो गया, शिंदे साहब का भी और बीजेपी का भी। आज उनके उम्मीदवार वहाँ पे लड़ रहे हैं शिंदे साहब के। बीजेपी प्रचार नहीं करेगी की भूमिका में नहीं है, खिलाफ प्रचार कर रही है। वहाँ पे उनके चाहे सोमैया जी हो, चाहे और नेता हो, तो वो सभी लोग वहाँ पे उनका कैडर काम कर रहा है। लेकिन आपको बता दूँ 28,000 वोट वहाँ पे महायुति का है जो लोकसभा के चुनाव में मिला। अब की बार वो 8,000 से कम में सिमट जाएंगे। लोग चाहते हैं परिवर्तन, जो हरा सकता है उसके साथ लोग खड़े होते हैं। तो हमें लगता है कितना भी विरोध हो, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, चाहे शिवसेना की तरफ से हो, और महाविकास आघाड़ी का तो उम्मीदवार ही अब आज़मी साहब है। हमें लगता है लोग बदलाव चाहते हैं और एक परिवर्तन के रूप में मुझे देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है मैं चुनाव जीतूंगा। लेकिन मेरा सवाल सर यहाँ पर यह है, क्योंकि हम आपको कई सालों से कवर मैंने भी किया है, और नवाब मलिक एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार बोलते आए हैं, और जैसे कि मैंने कहा ऐसे समय में जब कोई बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नहीं बोलता था, आप तब भी बोलते थे। लेकिन क्योंकि अभी आप महायुति से जुड़े हुए हैं, भले ही उन्होंने आपके सामने एक कैंडिडेट दिया है, एक सवाल लोगों के मन में यह है कि अगर नवाब मलिक जीतते हैं तो क्या इसका फ़ायदा देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे को ना हो, और शायद इसलिए वहाँ पर जो वोट आप देखेंगे भी लोकसभा में, तो एक वन साइडेड वोट जो है वो महाविकास आघाड़ी के लिए गया था। तो आपकी लड़ाई
महाविकास आघाड़ी के खिलाफ है या अबू आजमी के खिलाफ है, अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें? मेरी लड़ाई व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई परिस्थिति के खिलाफ है, नशे के कारोबार के खिलाफ है। मेरी लड़ाई वहाँ पे पूरी तरह से गुंडागर्दी के खिलाफ है। तो पूरी परिवर्तन की लड़ाई मेरी है। जहाँ तक सवाल है कि जीतने के बाद एक ही सवाल है कि नवाब मलिक का सपोर्ट तो महायुति को होगा। अब किसको होगा नहीं होगा 23 तारीख के बाद तय करेंगे, लेकिन विचारों से समझौता नहीं होगा। गलत चीज़ों का कभी हम समर्थन करेंगे नहीं। अन्याय होगा तो खड़े रहेंगे, आवाज़ उठाएंगे। हमारा स्वभाव है कि हम वैचारिक रूप से लड़ाई होगी तो लड़ेंगे और विचारों से समझौता नहीं, और अन्याय के खिलाफ चाहे जो हो उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। ये हमारा स्वभाव है, स्वभाव बदलने वाला नहीं। ठीक। देवेंद्र फडणवीस या फिर शिंदे की ओर से क्या किसी ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की? हमने देखा दूसरे जगहों पर, जैसे सदा सरवणकर को राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ नहीं लड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, नॉमिनेशन वापस लेने। आप पर क्या किसी ने दबाव बनाने की कोशिश की? अजित पवार का क्या कहना था? और आप लगातार, क्योंकि आपने कहा है कि अजित पवार ने आपको 4 महीने पहले ही कहा था, तो अब इसके आगे हुआ क्या? क्या किसी ने आपको कहा कि नहीं आप वापस ले लीजिए, आप मत करिए? नहीं, देखिए, मेरे घर आए थे चुनाव घोषित होने के बाद, जब एबी फॉर्म लोगों को दिया जा रहा था, उन्होंने कहा था कि आपको लड़ना है। आप खबरें क्या आ रही है, कौन विरोध कर रहा है, आप विचलित बिल्कुल ना होइए, आपको चुनाव लड़ना है और आप शिवाजी नगर से लड़ेंगे, ये हमारा अंतिम फैसला है और हम आपको एबी फॉर्म भेजेंगे, ये बोला था उन्होंने और वैसा उन्होंने किया। लेकिन मैंने सेफली इंडिपेंडेंट भी पर्चा भरा था। अगर एबी फॉर्म समय पे नहीं आया तो ऐसा ना हो कि मेरी उम्मीदवारी ना रह पाए। तो लेकिन अंतिम क्षण में 2:45 बजे वो पर्चा आ गया और हमने 2:55 को दाखिल कर दिया, तो हम उम्मीदवार हो गए। तो हमें कोई दबाव मुझ पे लाएगा, मेरे स्वभाव में जो है वो सबको पता है, कोई मुझ पर दबाव नहीं ला सकता। हाँ, प्यार से कोई चीज़ें कहे तो मुझे कायल करे तो मैं मानने के लिए तैयार रहता हूँ, उसमें सभी लोगों को मेरा स्वभाव पता है। लेकिन किसी प्रकार का कोई दबाव किसी दल का मुझ पे नहीं था। और ये भी आज बता दूँ साफ-साफ, मेरी रिहाई के बाद विधानसभा में आमने-सामने नमस्ते नेताओं से हुआ होगा, जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं। लेकिन कभी टेलीफ़ोन पे या व्यक्तिगत मुलाकातें या गुपचुप मुलाकातें आज तक हमारी किसी से नहीं हुई है और कभी भी हमने मुलाकात न करने की कोशिश की, ना उनकी तरफ से कोई प्रयास हुआ, ना दादा ने कोई बिचौलिए के रूप में कोई बातें आगे बढ़ाने का काम किया। वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, लेकिन वैचारिक लड़ाई कोई समझे कि नवाब मलिक की ख़त्म हो जाएगी तो संभव नहीं। जी। मैं इसी पर आ भी रहा था, क्योंकि एक बार फिर से जब नवाब मलिक को टिकट दिया गया, फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से वही पुराना राग फिर बार-बार लाया जा रहा है। दाऊद इब्राहिम से संबंध है, दाऊद इब्राहिम से संबंध है। और यहाँ पर मैं लोगों को ये भी इसलिए शुरुआत में आपका इंट्रोडक्शन के समय सर मैंने कहा कि क्योंकि आप एक-एक का पर्दाफाश कर रहे थे, और पर्दाफाश इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने जो आरोप लगाए थे, सभी आरोप एक तरीके से सिद्ध हुए हैं। हमने उसे कोर्ट में भी देखा है, हमने प्रभाकर सईल से लेकर सभी लोगों का इंटरव्यू भी किया था, जो उस समय के आरोप लगाए जा रहे थे। फिर अचानक से एक दिन, क्योंकि नवाब मलिक लगातार आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी बैकफुट पर है, तो ये सामने आया था कि नवाब मलिक के दाऊद इब्राहिम से संबंध है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। 20 महीने आप जेल में रहते हैं, अब आप बाहर हैं, फिर एक बार यही सारे मुद्दे वापस आ रहे हैं। इस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं 6 बार मंत्री रहा। किसी भी मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में घेर लेना बहुत आसान रहता है, लेकिन थक गए ढूंढते कि कोई मामला तो भ्रष्टाचार का है नहीं। ये तो मंत्री बनने के बाद पवार साहब तो मुझे आबकारी विभाग दे रहे थे, एक्साइज डिपार्टमेंट, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा स्वभाव राजनीति का अलग है। जब कुछ नहीं मिल पाया तो दाऊद वाला चिटका दिया मेरे खिलाफ। अब जिस तरह से चीज़ें हुई, जैसे आपने आर्यन खान वाला मामला किया, जब उस समय में सामने फ्रंट पे आया तो लोग बोलने लगे कि भाई आर्यन खान मुसलमान है, शाहरुख खान मुसलमान है, मुसलमानों के साथ ये खड़ा हो रहा है। इस तरह से कुछ बीजेपी की छुड़वैये नेताओं ने आरोप लगाया। पहले डिनाई करते रहे, लेकिन सीबीआई ने जो मुकदमा दर्ज किया, एक एक शब्द जो हमने बताया था वो सच है और सीबीआई के एफआईआर में है। अब लोग बोल रहे थे कि नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया था, उनका ड्रग का मामला था, इसलिए वो वेंडेटा कर रहे हैं। देखिए, मैं साफ साफ बोल दूँ, 2 दिन पहले ही समीर का देहांत हुआ है और उसकी गिरफ्तारी जो थी, जिस दिन हुई उस दिन हमने यही कहा कि कानून अपना काम करेगा और अब मामला न्यायालय में है और न्यायालय से चीज़ें साफ होंगी। मैं आज आपको बता दूं, मेरी बेटी अभी है
उसके ऊपर जो मामला है, हमने डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला था, 1 साल से एनसीबी की तरफ से कोई भी उसमें रिप्लाई फाइल नहीं हुआ। अब किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो मामला ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम ख़त्म नहीं होने देंगे। अच्छा। हमारी बेटी ने तय किया है कि इस केस को हम चलाकर, समीर खान ये निर्दोष था, ये लड़ाई भी लड़ेंगे, मैं आपको आज बता रहा हूँ। लेकिन ये लड़ाई हमने क्यों लड़ी? समीर के फ्रेंड, उनकी मदर की एक फ्रेंड थी, उसका वो करण सजलानी बचपन का दोस्त था। कोविड के टाइम में उसने 50,000 रुपये कर्ज लिए थे कि माँ, वो लंदन से आया था तो 50,000 मांगे, इन्होंने दे दिया। बाद में जी पैसे वो पैसे उसके वापस दिए। अब उसका अपना जो टोबैको का बिजनेस था, तो उसको झूठा बोला गया कि 500 किलो गांजा पकड़ लिया है। जो सीए रिपोर्ट आई केमिकल एनालिस्ट की, उसके अंदर वो तंबाकू निकला। फिर कोर्ट से जमानत हो गई, डिस्चार्ज एप्लीकेशन किया। लेकिन जेल में जब समीर था और मेरी बेटी का जब लेटर आदान प्रदान होता था, तो उसमें जिस तरह का लेटर आया, दोनों कहीं ना कहीं बहुत आहत थे। बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिए थे, दोनों अपने आप को ख़त्म करने के प्लान बना रहे थे। चीज़ें हमने देखी, पत्र हमारे हाथ लग गया, बच्ची को अलग संभालना, जेल में उसको संभालना, जमानत हो गई। तो उसी वक्त हमने तय किया था कि अगर कोई व्यक्ति नाजायज़ लोगों को फंसाता है, या समीर को जिस तरह से वो अधिकारी ने कहा था कि तुमसे हमारा झगड़ा नहीं, तुम्हारे ससुर की कुर्सी तोड़नी है, या जिस तरह से मैं मुखर होकर चीज़ें बोल रहा, तो उसकी सज़ा समीर को दी गई थी। तो हमने तय किया था कि ये फर्जीवाड़ा जो है इसको समाप्त करेंगे। और वो किसी भी तरह से, मेरी दोनों बेटियां, मैं, सब लोग रिसर्च में लगे हुए थे और चीज़ें उजागर की। कम से कम शहर में जो एक, हर आदमी डरा हुआ था, पूरी फिल्म इंडस्ट्री डरी हुई थी, हर दिन परेड कराया जा रहा था, मीडिया ट्रायल चल रहा था। तो कम से कम वो एक जो फर्जीवाड़ा था हमने रोका, वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं था। ऐसे कितने समीर थे जिनको नाजायज़ फंसाया जा रहा था, आर्यन खान को फंसाया जा रहा था। तो हमने चीज़ों को इसलिए किया था कि एक समीर जेल चला गया, उसके घर में क्या बीत रही है, कितने नाजायज़ लोगों को परेशान किया जा रहा है, उगाई की जा रही है। तो इसलिए उस वक्त व्यक्तिगत मेरा कोई मामला नहीं था, लेकिन चीज़ें गलत थी, इसलिए हम खड़े हुए। आज मेरे दामाद नहीं रहे, आरोप हैं, लेकिन हम ये नहीं कि भाई उनका देहांत हो गया अब तो मामला ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया, हम रुकेंगे नहीं। हम वो निर्दोष था ये साबित करेंगे। जी। और ये मैं समझता भी हूँ सर कि आपके और आपके परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल समय है, लेकिन क्या आपके खिलाफ गुस्सा निकालने के लिए एक तो उनके खिलाफ ये आरोप लगाया गया, नंबर 1, और क्या इसी के वेंडेट्टा पॉलिटिक्स की वजह से आपको भी 20 महीने जेल में रहना पड़ा, जबकि कुछ भी साबित नहीं हो पाया था? देखिए, न्यायालय में मामला है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमने आरटीआई से कागज़ ला के दिए, हमने कानूनी तौर से ज़मीन खरीदी, मालिक ने बेची। मालिक ये बोल रही है कि मुझे याद नहीं है, झूठे आरोप लगाए गए। ठीक है, न्यायालय ने मुझ पर प्रतिबंध लगाया है कि मैं केस के बारे में ज़्यादा बात ना करूं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन जिस दिन भी फैसला आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। 65 साल की उम्र है, इसी शहर में रहते हैं, 50 साल का राजनीतिक जीवन है। जिस तरह की राजनीति हमने की, लोगों के सामने है, सारा पुलिस डिपार्टमेंट हो, आईबी हो, सभी को पता है कि नवाब मलिक क्या है, नवाब मलिक की सच्चाई क्या है। ठीक है, झूठे मामले बनाए जाते हैं, फंसाए जाते हैं, लेकिन आज नहीं कल सच्चाई सामने आएगी। लेकिन क्या ये सर, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल, ये आसान बन गया कि मुस्लिम है तो दाऊद का नाम चिपका दो या दाऊद से जोड़ दो और फिर बात करते रहो, और ये हमने देखा है। नरेंद्र मोदी ने तो प्रफुल्ल पटेल का एक समय में उन्हें कहा था कि इकबाल मिर्ची से जुड़े हुए। आपका सीधे तौर पर ये मुंबई बीजेपी प्रेसिडेंट आशीष शेलार से लेकर देवेंद्र फडणवीस बयान पे बयान देते रहे कि जिनसे दाऊद से संबंध है हम उनके खिलाफ हैं, हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या ये आसान हो गया है कि कुछ नहीं, जैसे आपने कहा कि करप्शन के चार्जेस नहीं लगाए, लेकिन मुस्लिम हैं दाऊद से जोड़? देखिए, ऐसा है, मैं फिर आज आपकी इस पे माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूँ। नवाब मलिक की गिरफ्तारी ज़मीन हड़पने का आरोप लगाया गया, जो कि हमने खरीदी है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग में हुई है, कोई टेररिज्म में नहीं हुई, कोई दाऊद लिंक में नहीं हुई है। ठीक है, परसेप्शन बनाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से, और पहले भी मैंने कहा है कि मेरी प्रतिमा को मलिन करने की कोशिश पहले भी हुई, अभी भी हो रही। हमारे वकील, हमारे लोग सारे बयानों को देख रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। हम साफ कर दें कि हम लोग मानहानि का दावा क्रिमिनल और सिविल दोनों दाखिल करेंगे।
जो लोगों को लग रहा है कि इन्हें बदनाम कर दो, परसेप्शन बना दो, तो हमारे भी अधिकार कानूनी है, देश में कानून है, कानून के तहत जो भी होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। किसके खिलाफ? ये फडणवीस से लेकर, शिंदे से लेकर, शेलार से लेकर सभी लोग कह रहे हैं। जो भी हो, सवाल कौन कितना बड़ा है क्या नहीं, कौन कितना बड़ा पत्रकार है ये नहीं, सवाल ये है मेरी प्रतिमा मलिन करने का। सही बात। मैं भी भारत का एक नागरिक हूँ, मैं भी जिम्मेदार नागरिक हूँ। अगर मुझे देशद्रोही गद्दार कहा जाएगा तो मुझे अपने डिफेंस के लिए तो कानूनी सहारा लेना पड़ेगा और मैं लूँगा, आप देखेंगे। सर, अगर आप जहाँ से आप लड़ रहे हैं उसकी बात करें तो ये कहा जा रहा था कि शायद नवाब मलिक अब रिटायर होने वाले हैं। आपने जो कहा, हमने भी देखा था सना मलिक लगातार एक्टिव पॉलिटिक्स पे काम कर रहे हैं। क्यों आपने तय किया कि नहीं अब तो लड़ेंगे, और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपको लगा कि लड़ना चाहिए? देखिए, मैंने एमएलए बनने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। एमएलए बनना तो वहीं से लड़ लेता, कोई मंत्री मुझे बनना है, मुझे नहीं बनना है। लेकिन जो पब्लिक की परेशानी है, नशे का कारोबार खुलेआम हो रहा है, 8-10 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं, हर 15 दिन में एक सड़क पे हत्या हो जा रही है, गुंडागर्दी है, उगाही मामला चल रहा है, पूरी तरह से लोग परेशान हैं। वहाँ आप देखोगे मुंबई जैसे शहर में कुपोषण का मामला है, पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं, इलाज का इंतज़ाम नहीं, गरीबी है। तो लोगों को कहीं ना कहीं एक परेशानी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो परेशान है कि उनका बच्चा कब एडिक्ट बन जाए। हर घर से एक एडिक्ट बच्चा निकल रहा है। तो लोगों ने मांग की कि आप यहाँ लड़ें। तो मुझे लगता है मुझे एक मौका मिला है कि वहाँ पे जो परेशानी है लोगों की दूर कर पाऊँ। हम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए नशे का तो कारोबार बंद कराएंगे। नशा का कारोबार करने वाला या तो जेल जाएगा या छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन बड़े पैमाने पे बच्चे हैं जो बीमार हैं, नशे के आदी हैं, तो उनके भी रिहेबिलिटेशन का इंतजाम करना चाहिए। तो मैं ये वादा करता हूँ कि मैं वो सारे बच्चे जो नशा छोड़ना चाहते हैं, सरकारी व्यवस्था से या अपने ट्रस्ट से या बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि जो बच्चे छोड़ना चाहेंगे हम उसके लिए आगे आके मदद करेंगे। तो एक बदलाव है जो हम कर सकते हैं, जो हमारा राजनीतिक अनुभव है, एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है, तो चीज़ें काम करने के लिए बहुत कुछ है वहाँ। तो मुझे लगता है कि अंतिम क्षणों में अगर ज़िंदगी में 65 साल की उम्र हो गई और इस तरह का कोई चैलेंज सामने है तो स्वीकारना चाहिए। और जितना मकसद विधायक बनना नहीं है, जीत के कहीं ना कहीं हालात को बदलने का प्रयास करना है। और मुझे उम्मीद है कि लोग मेरे साथ खड़े हैं और मुझ पे उनका बहुत भरोसा है। लेकिन उस भरोसे को रायगा नहीं जाने दूंगा और कोशिश करूंगा कि जब कभी हो मैं रहूं ना रहूं तो लोग याद तो करें कि एक व्यक्ति था जिसने कुछ किया हमारे लिए। लेकिन जो अभी के वहाँ पर जो विधायक हैं अबू आज़मी, 3 बार से वो विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ड्रग्स का मामला बढ़ रहा है, क्या एक तरीके से आप उन्हें इसके लिए ज़िम्मेदार मानते हैं? एक दूसरे तो अजीत दादा खुद सरकार में हैं, तो उस पर क्यों काबू नहीं कर पाए हैं? दूसरा सवाल। और तीसरा, अबू आज़मी और देवेंद्र फडणवीस के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे बताए जाते हैं, फिर भी अगर वहाँ से ये मामले खत्म नहीं हो रहे हैं तो इसे आप कैसे देखते देखिए, राजाश्रय है, हैं? हाँ। किसी से भी पूछोगे तो सब यही कहेंगे कि वहाँ के जो दल के विधायक हैं उसी दल के लोग ही सारा कारोबार कर रहे हैं। अच्छा। पैसा कमाया जाता है, पुलिस वालों को पैसा दिया जाता है, पुलिस स्टेशन वो चलाते हैं, सारे अफसर उनकी मर्जी से आते हैं। तो मुझे लगता है पूरा कॉकस बना हुआ है, नेक्सस बना हुआ है और नेक्सस हम लोग तोड़ेंगे। मुझे तो धमकी देने की कोशिश हो रही है। आपको धमकी देने की कोशिश? हाँ, इनडायरेक्टली कि भाई ये ठीक नहीं है। देखिए गोंडी में किस तरह से चीज़ें होती है, गोंडी है, तो इस तरह से इनडायरेक्टली चीज़ें चल रही है। कार्यकर्ताओं को रात में डराया जा रहा है कि बहुत मीटिंग कर रहे हो, बहुत खड़े हो रहे हो। तो ये एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जनता अब डरने वाली नहीं। उन्हें कोई आदमी चाहिए था जो उनकी लड़ाई लड़ सके। नवाब मलिक के रूप में एक प्रतीक मिला है संघर्ष करने वाला। तो इस लड़ाई में लोग साथ में आएंगे और मैं काम इतना वादा करता हूँ, मुझे उम्मीद है मैं जीतूँगा। लेकिन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव की जो उम्मीद से मुझे वहाँ पे लोगों ने बुलाया है, हम कोशिश करेंगे कि लोगों के जीवन में बदलाव आए। मेरा आखिरी 2-3 सवाल है, लेकिन आपकी लड़ाई सिर्फ अबू आज़मी से नहीं है ना, महायुति के भी तो वहाँ पर एक कैंडिडेट वहाँ पर मौजूद है बुलेट पाटिल के नाम पर, तो वोटों का बंटवारा हो जाए या ऐसी सारी चीज़ें नहीं हैं, और क्योंकि आपके खिलाफ खुद बीजेपी वाले प्रचार पर उतरेंगे, तब तो वो सारी चीज़ों का आप पर आरोप लगाएंगे, कई सारी चीज़ें कहेंगे। तो ये भी तो एक लड़ाई है कि केवल
विपक्ष के साथ ही नहीं, आपके अजित पवार के साथ जो सहयोगी उनके साथ भी तो लड़ाई है। देखिए, बीजेपी का या महायुति का वहाँ 28,000 वोट है जो लोकसभा में मिला, और कितना भी कोशिश कर लें वो 28,000 से बढ़ने वाला नहीं। मेरी तो जो रीडिंग है पॉलिटिकल, वो 8,000 से भीतर जा रहे हैं। अच्छा। वहाँ जो उत्तर भारतीय वोट है, जो नॉन मुस्लिम वोट है, वो उन्हीं इलाकों का है जहाँ से हमारे आबा अजदाद, हमारे पिताजी आए हैं। तो हर आदमी उनको अपनापन मेरा है। किसी को वोट देता है तो पार्टी का बंधुआ वोटर नहीं होता, उसे लगता है कि ये अपना आदमी है, ये हमारे मकसद को हल कर सकता है। अब वहाँ पे धर्म के नाम पे दोनों तरफ से खेल हो रहा है, विधायक जी भी करते हैं और बाकी दल भी करते हैं। तो उन्हें लगता है कि नवाब मलिक आएगा तो कम से कम एकता वाला भी काम शुरू होगा। मेरा तो इतिहास रहा है, नेहरू नगर में जब मैं जीता तो लोगों के बीच में जो खाई थी धर्म के नाम पे, हमने पाट दी। अरुण शक्ति नगर में हमने वही किया। तो लोगों को ये भी उम्मीद है कि ये आदमी कम से कम खाई को बांटेगा, लोगों को जोड़ेगा और छोटे छोटे लोगों के मामले हैं उसको हल करेगा। तो मुझे लगता है कि जो महायुति का उम्मीदवार है वो तो बहुत ही पीछे चला जाएगा और इस बार जीत बहुत बड़ी होने वाली है। मुझे इतने वोटों से मैं कभी नहीं जीता, उतने वोटों से मुझे लोग जिताएंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल है सर। मैं आपके इंटरव्यूज़ देख रहा था, आपने एक जगह पर यह भी कहा कि शरद पवार साहब और एकनाथ शिंदे के बीच में बातचीत हो रही है। अभी आप कह रहे हैं कि 23 तारीख के बाद चीज़ें बदल सकती है, तो जो 2019 में हमने देखा वैसे कुछ बदलता हुआ समीकरण बदलेंगे, ऐसा आपको लगता है इस चुनाव के बाद? देखिए, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कोई किसका परम मित्र या परम शत्रु नहीं होता। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से चीज़ें हो रही है, कुछ भी महाराष्ट्र में भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकते कि क्या होगा। घाटे का मुकाबला है। अजीत पवार किंग मेकर होंगे, मैं बार बार कहता हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ। जी, आखिरी सवाल, आप अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपकी बेटी भी चुनाव लड़ रही हैं। क्या 23 तारीख को हमें दोनों जगहों पर जीत देखने मिलेगी, नंबर 1? और आपके बेटी के यहाँ पर क्योंकि एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से एक कैंडिडेट दिया गया है, तो ये लड़ाई एनसीपी बनाम एनसीपी बन जाती है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वहाँ लड़ाई ही नहीं है। अच्छा। जिस व्यक्ति को चीज़ें पता ही नहीं, अबू हसीम के साथ ही रहे ना वो 5 साल तक, ठीक है, नशा वहाँ ले जाके फैलाना चाहते हैं क्या? लोग जानते हैं। लोग बोल रहे हैं ये लड़ने आया नहीं, नशा लेकर आया है। चीज़ें हैं वहाँ, तो मुकाबला ही नहीं है। जो हम लोगों ने काम किया है, जनसंपर्क है, लोग जिस तरह से हमारे साथ में, आप ये देखेंगे कि बाप बेटी साथ में विधानसभा में जाएंगे, ये आपको नज़र आएगा। आखिरी सवाल, अजित पवार ही क्यों, शरद पवार क्यों नहीं? नवाब मलिक अजित पवार के साथ गए, शरद पवार के साथ भी तो जा सकते थे। नहीं, पवार साहब से मेरे संबंध कोई अच्छे अभी भी हैं? सुप्रिया ताई से अच्छे हैं, उद्धव ठाकरे जी से अच्छे हैं। मैं उनका आभारी हूँ कि मैं जेल में रहा, फिर भी जेल सरकार गिरने तक मुझे मंत्री वो लोगों ने बना के रखा, तो मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं। लेकिन संकट में जिस ताकत से अजित पवार जी मेरे साथ रहे, इसलिए मैं उनके साथ में हूँ। और किसी भी नेता के साथ मेरे संबंध खराब हैं, कोई ये सोचता होगा तो मुझे लगता है गलतफहमी है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक सर, आपने बात की। 2 दिन पहले ही आपके घर पर जो है मातम का भी एक माहौल रहा है, लेकिन इसके बावजूद दर्शकों, देखिए ये समझिए आप कि चुनाव का समय है और नवाब मलिक एक ऐसे कैंडिडेट हैं इस चुनाव में जिनके खिलाफ विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लोग भी हैं। और जिस जगह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर महायुति को 28,000 वोट भी नहीं मिले थे और 90,000 की लीड महाविकास आघाड़ी को मिली थी। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने खुद उस जगह को चुना है, इसलिए हमें लगा कि आपसे बातचीत करनी चाहिए और तमाम मुद्दों पर हमने बात की। आप लगातार बोलते आए हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है। अब एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, आप मेरा ट्विटर हैंडल देख लें। जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई थी उस दिन हमने ट्वीट किया था कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त है, हमारा दौर आएगा। हमने वो ट्विटर से पिन किया, आज तक हटाया नहीं है। हाँ, तो 23 तारीख को दौर आ जाएगा नवाब मलिक जी को और सना मलिक जी का फिर से। दौर तो आया हुआ है, शोर तो आ गया, पूरे देश में शोर मचा हुआ है। सही बात है, दौर भी आएगा। नहीं, बिल्कुल ये बात तो सही है कि अगर आप पिछले 3-4 दिन देख लें दर्शकों, तो हर जगह पर अखबार, टीवी, यूट्यूब, डिजिटल मीडिया, अगर किसी एक शख्स पर चर्चा हो रही है तो नवाब मलिक जी पर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और खुलकर अपनी बातचीत की। दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमने लगभग सारे सवाल इनसे पूछे हैं। 23 तारीख के बाद फिर से इनसे मुलाकात हम करेंगे, ये भी आपको आश्वासन देता हूँ। लेकिन इन्होंने सभी सवालों पर, इन पर लग रहे आरोप, इन्होंने क्यों अजित पवार
सरकार का साथ दिया और 23 तारीख के बाद अब भी जिस तरह से इनका दावा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ बदल सकता है, इस पर हम भी पैनी नज़र बनाए रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं SM ऑफिशियल। नमस्कार।